हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, हाजिर हैं हम आज वीकली करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें हम वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो 19 जुलाई से 25 जुलाई तक के सप्ताह भर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जिसे हमने पहले एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कशन कर लिया है, उसकी चर्चा हमने की है। और आज हम, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम संडे को वन लाइनर फॉर्मेट में बीते सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर आते हैं और एक बार एक रेडी रेकनर के तौर पे, जिसे आप याद कर सको, एक बार रिवाइज कर सको, जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हमने समाहित किया है। तो फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, जो डेली हम लोग डेली के डोज के रूप में याद करते हैं और उसे मगअप करने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और फिर हम सप्ताह के अंत में एक पंक्ति के रूप में हम फिर से उसे रेडी रेकनर के तौर पे रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आप इसका लाभ उठा सको और अच्छा स्कोर कर सको, जिसमें आपके करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो कोरोना की लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, और स्थिति अभी काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो सुधार हो रही है दिन प्रतिदिन, और आपके जो भी एग्ज़ाम्स पेंडिंग में थे वो सभी अब बारी बारी से कंडक्ट किए जाएंगे। तो एकदम से आपके पास एग्ज़ाम्स देने के काफ़ी सीरीज़ आ जाएंगे, और आपने अगर इस बीते महीनों में आपने लॉकडाउन पीरियड का अगर फ़ायदा उठाया होगा तो आप निश्चित रूप से फ़ायदे की स्थिति में होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और आप सबको जैसे पता है कि जब भी हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं, जिससे हम अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सके और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रह सके हमेशा। तो फ्रेंड्स, आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है आपके सामने, हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में, या फिर जैसा हमारा समाज है, इसमें जब भी आप कोई लक्ष्य का निर्धारण करते हो या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हो, अग्रसर होते हो, तो हमारा समाज इस रूप से बना हुआ है, अभी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। उस दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों की जो मानसिकता होती है वो होती है कि पहले वो उपहास करते हैं, यानी आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर वो आपकी विरोध करते हैं, और जब आप एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हो, अपनी मंजिल को पा लेते हो, तब वो आपको स्वीकृति देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आप जब किसी एक लक्ष्य के प्रति जब आप निश्चित रूप से डिसाइड कर लेते हो कि मुझे हाँ यही करना है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हो और फिर अपनी तैयारी करते हो। तो दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पण के भाव से लगे रहना है और अनवरत रूप से लगातार परिश्रम करना है, बिना फल की चिंता किए हुए। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 स्टेज का जो हम जिक्र कर रहे हैं, उपहास का, विरोध का और स्वीकृति का, ये तीनों स्टेज एक प्रोग्रेसिव रूप से आपको सामना करना पड़ता है इस समाज के अंदर। आपके आसपास के इन्वायरमेंट के में जैसे लोग रहते हैं, उनके द्वारा आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहना है। और निश्चित रूप से अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला जो वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति हेतु कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस, जिसे आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के रूप में जानते हो, उनके लिए सॉरी उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में ये घोषणा की गई कि कापू समुदाय एक समुदाय है, एक जाति विशेष है कापू समुदाय, जिनके लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए
10% रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आपको याद रखना है कि वह स्टेट है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक जितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है वो कितना है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है जिसे हम बढ़ाकर 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य है और उसे 2030 तक कितने करने की संभावना है। तो ये आपको याद रखना है 30 गीगावाट करने की संभावना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न आपके PCS एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं और आपके वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पेरू का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ है जिसे आपको याद रखना है कि पेरू का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है सीधे तौर पे कि पेरू का नया राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को बनाया गया है। और पेड्रो कैस्टिलो के बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो ये मूल रूप से शिक्षक थे और एक आंदोलन के क्रम में शिक्षकों के जैसे पेरू में इन्होंने एक आंदोलन को लीड किया था हजारों लाखों लोगों को, उसके बाद से एक नया चेहरा उभर कर आए और आज के दिन वो नए राष्ट्रपति के रूप में हाल के दिनों में इन्होंने अपनी नियुक्ति और शपथ ग्रहण की है पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में। तो किसका नाम याद आपको रखना है, पेड्रो कैस्टिलो का, ये आपको याद रखना है क्योंकि इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बलून ये इंटरनेट की सुविधा देने के लिए इस तरह का एक बलून होता है जो आसमान में छोड़ा जाता है और उसके माध्यम से लोगों को इंटरनेट की सेवा प्रदान की जाती है। तो ये अमेरिका के माध्यम से क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बलून के माध्यम से इंटरनेट की सेवा दी जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि क्यूबा में काफ़ी समय से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अब वहाँ पे लोगों के अंदर एक सकारात्मक एक पहल की गई है अमेरिका के द्वारा और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है अमेरिका का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली जिस नई पीढ़ी के मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स DRDO जो है एक अग्रणी डिफेंस संस्थान है जो खोज भी करती है, डेवलपमेंट करती है और ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली न्यू जनरेशन के मिसाइल का भी सफल परीक्षण की है और उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है फ्रेंड्स आकाश। ये आपको याद रखना है, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 2020 का जो ओलंपिक टोक्यो में आयोजित होने वाला था वो 23 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और उसमें अगर हम बात करें तो भारत ने पहला पदक भी जीता है वेट लिफ्टिंग में, जो मीराबाई चानू के नाम से आप जानते हैं, वेट लिफ्टर है नॉर्थ ईस्ट की, और इन्होंने 39 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर जीता है यानी रजत पदक जीता है और देश को पहला पदक दिलवाया है। 2020 का ओलंपिक जो टोक्यो में आयोजित होने वाला था उसे 2021 में शुरू किया गया है 23 जुलाई से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 2032 में जो ओलंपिक आयोजन किया जाएगा वो किस शहर को मेजबानी के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे वो शहर है ब्रिस्बेन और आप सबको पता होगा कि ब्रिस्बेन जो शहर है ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। और एक और तथ्य इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर हम बात करें ब्रिस्बेन की तो ऑस्ट्रेलिया ये दूसरा देश है जिसके 3 शहरों में ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है। इससे पहला स्थान है अमेरिका का और दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। अगर हम देखें तो सिडनी में भी ओलंपिक का आयोजन किया गया था और उसके बाद हम देखें तो मेलबोर्न में भी, और अभी ब्रिस्बेन में 2032 में जो होने वाला है ओलंपिक का गेम जो IOC ने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जिस पे मुहर लगा दी है और ब्रिस्बेन को चुना गया है 2032 के ओलंपिक के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स अभी आप सभी को पता है कि हम सभी कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और इसके वजह से बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी हैं, वृद्ध भी हैं जिन्होंने अपने एकमात्र कमाने वाले पुत्र को या जो फैमिली का मेंबर जो कमाने वाला था उसको खो दिया है और इसके वजह से उनके समक्ष काफ़ी एक विपरीत परिस्थिति
सामने आ गई है और उनके जीविकोपार्जन पे भी संकट आ चुका है। तो उसी तरह से ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स कोरोना की वजह से काल के गाल में समा गए, तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट तरह तरह की योजनाएं ला रही है। उसी क्रम में बाल सेवा योजना शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। ये आपको याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाए कि बाल सेवा योजना किस स्टेट के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो आपको उत्तर प्रदेश का नाम याद रखना है। ये यूपीपीसीएस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स होने वाले। अगर हम बात करें तो अभी लॉकडाउन की स्थिति जब खत्म हो जाएगी तो 1-2 महीने के अंदर स्टेट के पीसीएस का जो एग्जाम्स है, अगर हम बात करें तो अपर एग्जाम्स की, और फिर समीक्षा अधिकारी का एग्जाम्स होने वाला है। तो जो भी तमाम उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम्स आप देंगे उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वह कौन सी योजना है जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दी गई है। तो आपको याद रखना है स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसे साल 2016 में शुरू किया गया था और इसकी अवधि को 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं वो विभिन्न देशों की विकास दर यानी जीडीपी में जो डेवलपमेंट होता है उसका एक प्रोजेक्शन तय करती है। तो यहाँ पे हम आईएमएफ की बात कर रहे हैं और ये ग्लोबल डेवलपमेंट की बात कर रही है। जो ग्लोबल डेवलपमेंट रेट होगा वो कितना होगा? तो आईएमएफ के हिसाब से ये 6% के आसपास रहेगा, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के वजह से भी जो अगर हम बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो एक स्थिरता की स्थिति में आ गई है, स्टेग्नेशन के फेज में आ गई है। और जैसे जैसे टीकाकरण हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कर लेंगे और एक जो लक्ष्य है हमारा मैक्सिमम लोग जब इस कोरोना वायरस का टीकाकरण हो जाएगा तब अर्थव्यवस्था में एक विश्वास की बहाली होगी और फिर अनवरत रूप से ये आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। अगला स्लाइड हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे समक्ष। वह देश जिसने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो ये रसिया से संबंधित है। आपको रूस का नाम याद रखना है और रूस ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम देखते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें जब हम एनपीएस की बात करेंगे तो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, जो पहले 49% थी और उसे बढ़ाकर 74% यानी 74% कर दिया गया है हाल ही में। और इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इकोनॉमी और कॉरपोरेट के सेक्टर से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये डेटा से संबंधित प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। 6,322 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है स्पेशलिटी स्टील के लिए और इस योजना के प्रोत्साहन के लिए, इसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान की है? तो फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में नया केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख, जब जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को एक यूटी के रूप में आइडेंटिटी दी गई, तो यहाँ पे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है जिसका बजट राशि है 750 करोड़ रुपए। और इसके लिए अगर हम देखें तो लद्दाख पहले के आज़ादी के बाद से ही अगर हम देखें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ था और मेन स्ट्रीम से कटा हुआ था, लेकिन जब उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया तब वो मेन स्ट्रीम से जुड़ गया है और वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए और एक जागरूकता लाने के लिए वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। तो ये आपको याद रखना है लद्दाख का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये डे से रिलेटेड प्रश्न है, इसे आपको सीधे तौर पे याद रखना है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है हाल ही में? तो फ्रेंड्स, तनु पहलवान है, जो भारत की युवा पहलवान है तनु, और इन्होंने 43 किलोग्राम भार वर्ग में 43 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्पोर्ट्स सेगमेंट से प्रश्न आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेस राइस की बात कर रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं। हम यहाँ पे अंतरिक्ष में चावल उगाने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे पहली फसल की कटाई चाइना ने की है। और चाइना जो हमेशा स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर आईटी की बात करें, इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और आए दिन नए नए खोज करता है। तो चाइना ने अभी हाल ही में स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश में मंकी वी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो फ्रेंड्स, ये मंकी वी वायरस है, तो जाहिर सी बात है कि ये बंदर से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। जो वायरस है वो बंदर के माध्यम से मनुष्य के अंदर आएगा, और इसका पहला मामला, मानव के संक्रमित होने का पहला मामला आया है चाइना में, ये आपको याद रखना है। और ये जो मंकी वी वायरस है, ये बंदर के काटने से या फिर उसके संसर्ग में आने से मनुष्यों में फैलता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसने 11% से घटाकर 10% कर दिया गया है। जैसा कि हमने पूर्व के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इस तरह का प्रोजेक्शन किया जाता है किसी देश के जीडीपी में कितना डेवलपमेंट हो रेटिंग एजेंसियों के द्वारा, तो ये है एडीबी के द्वारा यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। वैसे ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोजेक्शन लाया जाता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के द्वारा लाया जाता है, मूडीज़ के द्वारा लाया जाता है, आईएमएफ के द्वारा लाया जाता है। तो ये सब अनुमान लगाते हैं कि वार्षिक रूप में, जैसे कि हम बात करें जो करंट वित्त वर्ष में कितना इसके आर्थिक विकास में यानी जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये अनुमान लगाया जाता है इन सभी रेटिंग एजेंसियों के द्वारा। तो एडीबी के द्वारा 10% का अनुमान लगाया है, जो पिछले 11% से 1% कम आंका गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, ये डेटा से संबंधित प्रश्न है, इसे आपको सीधे तौर पे ये संख्या याद रखनी है कि हाल ही में प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय ने 7 कंपनियों को ऑटो ईंधन की बिक्री करने के लिए मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मून लैंडिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि जिस दिन मून पे, चंद्रमा पे जब पहली लैंडिंग हुई थी, तो आपको उनका नाम याद है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आपको याद है, जिसमें अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने चंद्रमा पे पहली बार कदम रखा था। तो उसी उपलक्ष्य में मून लैंडिंग डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। और इस तरह के प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं आपके पीसीएस एग्जाम्स में या फिर वनडे एग्जाम्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम पेट्रोल और डीजल या फिर अन्य जो कार्बनिक जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको हतोत्साहित करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, तो उसी दिशा में एक पहल है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की। और ये कहाँ पे लगाई जाएगी? तो ये मथुरा में प्लांट लगाई जाएगी, इसे आपको याद रखना है। और मथुरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हम देखते हैं, आईसीसी के तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? तो फ्रेंड्स, ये महिला खिलाड़ी जो है ये क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। आईसीसी सर्वोच्च संस्था है जो विश्व भर में क्रिकेट खेले जाते हैं उससे संबंधित। तो आपको भारत की महिला क्रिकेटर है मिताली राज, जो वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुँच गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है बान की मून। और बान की मून जो है मूल रूप से दक्षिण कोरिया से हैं, और ये इन्हें एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में यानी आईओसी में आचरण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है। तो फ्रेंड्स, जब भी हज करने के लिए हमारे देश से भी पुरुष और महिलाएं हर साल जाते हैं हज यात्रा करने के लिए, जो मक्का मदीना में जो पवित्र धार्मिक स्थल है वहाँ पे जाते हैं हज यात्रा करने के लिए। तो पहले ये परिपाटी थी कि महिला जो हज यात्री होती थी उनके लिए पुरुष अभिभावक का नाम जिक्र करना आवश्यक होता था, तो इस आवश्यकता को हटा दी गई है। अब महिलाएं अपने नाम से भी हज यात्रा कर सकती हैं, अभिभावक के तौर पे पुरुषों के नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस तरह का पहल करने वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हम देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने अगर पेड़ों यानी अगर ट्रीज है, ये प्रजाति है, इसकी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। तो फ्रेंड्स, ये अगर ट्रीज हैं जिनके व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वह कौन सा स्टेट है जो पहल किया है, तो उसका नाम है त्रिपुरा। आपको याद रखना है, त्रिपुरा में अगर ट्रीज के कॉमर्शियल खेती के लिए बढ़ावा देने की एक नई पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इस अभियान का नाम है कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम। ये एक टैगलाइन है और इस अभियान को शुरू किया गया है झारखंड के सरकार के द्वारा, यानी अर्जुन मुंडा के द्वारा। ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम नामक अभियान का लॉन्च किया गया है इस केंद्रीय मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला स्लाइड हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला को सभी आप जानते हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है और ये प्रख्यात समाजसेवी हैं और इनके सेवाओं को, इनके विचारधाराओं को और इनके व्यक्तित्व को आप सभी याद रखते हैं। तो नेल्सन मंडेला को हम सभी याद रखते हैं और इन्हीं के याद करने के उपलक्ष्य में हम 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है ये फार्मूला रेसिंग से संबंधित है और इसे लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, वन लाइनर प्रश्न है, आपको याद रखना है 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो आपको नाम याद रखना है, सी विजय कुमार को। सी विजय कुमार को नए चेयरमैन और एमडी के रूप में HCL कंपनी ने नियुक्ति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, नेपाल के किस नए प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है? तो फ्रेंड्स, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है और इनका नाम है शेर बहादुर देउबा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक यानी सबसे तेज शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं बाबर आजम। इन्होंने सबसे तेज शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी ये बन गए हैं जिन्होंने 81 पारियों में 14 शतक लगाया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विश्व इमोजी दिवस वर्ल्ड इमोजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है, ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। इमोजी का यूज आप सभी करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं, अगर हम बात करें फेसबुक, व्हाट्सएप की, तो इस सब में आप इमोजी का प्रयोग करते हैं अपने एक्सप्रेशन जताने के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? तो एक रैंसमवेयर है फ्रेंड्स, ये साइबर अपराध से संबंधित है। रैंसमवेयर, रैंसम मीन्स होता है फिरौती की रकम वसूल करना, तो ये इंटरनेट के माध्यम से जालसाजी की जाती है, ये एक साइबर क्राइम है और इससे शिकार लोगों के लिए, जो इसके शिकार हो जाते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है अमेरिका ने।
अगला प्रश्न हम देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परियोजना का सफल परीक्षण किया गया। तो फ्रेंड्स, भारत के जयनगर और कुर्था जो स्थान है ये नेपाल में बिलोंग करता है, ये नेपाल में है कुर्था। तो भारत और नेपाल के बीच हमने 18 जुलाई को रेलगाड़ी के सफल परीक्षण को अंजाम दिया है और कुर्था और जयनगर के बीच रेलगाड़ी चलाने की परियोजना है जो संपन्न की जाएगी इसी वर्ष जल्द से जल्द, और वहाँ पे परीक्षण का कार्य संपन्न हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह देश जिसने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंग लोंग 1 का निर्माण शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आपको लिंग लोंग 1 जो है ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटा रिएक्टर है जिसका निर्माण शुरू किया है चीन ने, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए नई योजना का शुरुआत की है। तो किसानों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है राजस्थान सरकार ने, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो फ्रेंड्स, ये ऊर्जा से संबंधित है, इसमें किसानों को रियायत दी जाएगी खेती के लिए, अगर वो किसी भी तरह की खेती के लिए अगर वो ऊर्जा का उपयोग यानी विद्युत का उपयोग करते हैं तो उसमें इन्हें एक सब्सिडी दी जाएगी, रियायत दी जाएगी। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक पहल है, ये आपको पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के योजना और अभियान से संबंधित प्रश्न जो किसी स्टेट के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वह बल्लेबाज जो वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, 6000 रन बनाने वाले 10वें खिलाड़ी जो भारतीय बल्लेबाज हैं उनका नाम है शिखर धवन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के इस वर्ग के कमजोर लोगों के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण देने की घोषणा की है। तो हमने पिछले प्रश्नों में भी ये चर्चा किया है कि कापू समुदाय और ईडब्ल्यूएस समुदाय के लोगों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। तो ये फ्रेंड्स एक लीगल पोस्ट है, तो सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया गया है सीमा नंदा का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये भारतवंशी हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अमेरिकी महिला है, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जिन्हें हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने श्रम विभाग में सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, जो वहाँ पे लॉ से संबंधित जो चीज़ें होंगी कानून से संबंधित वो डील करेंगी श्रम विभाग में। इन्हें सॉलिसिटर के पद पे नियुक्ति प्रदान की गई है हाल ही में। तो फ्रेंड्स, आज हमने वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कशन किया जिसे हमने पूर्व सप्ताह में बीते सप्ताह में एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं और इस तरह से आपका एक रिवीजन हो गया होगा अच्छे तरह से, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप वीक में किसी दिन के क्वेश्चंस को आपने मिस कर दिए होंगे तो आपके लिए ये एक बार फिर से अवसर है कि इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं और अपना जो भी छूटा हुआ है और बीते सप्ताह की जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो मुख्य प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे आप फिर से एक बार याद कर लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हम डेली के डोज के नाम से रोज टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लाते हैं और सप्ताह के अंत में हम वन लाइनर प्रश्नों का चर्चा करते हैं बारी बारी से, जिससे आप आसानी से बीते सप्ताह के प्रश्नों को रिवाइज कर सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो एग्ज़ाम वॉरियर परिवार है उसकी जो पहुंच है, जो रीच है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ सके और सेशन का लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करूंगा और आप लोगों से विदा चाहूँगा। कल फिर हाजिर होऊंगा मैं नए डेली के डोज के नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और हम टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इसमें चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मैं विदा चाहूँगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।